हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट में बच्चों हमने केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट में डिस्कस किया था और उस पर क्वेश्चन बनाए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। यहां से हम अपना बेस बनाना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम चैप्टर को पूरा एंड तक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरी बात को ध्यान से समझते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ना। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो बच्चों केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपलेस्ट वे है, यानी एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। रिएक्टेंट मतलब बच्चों मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन दो चीजों से मिलकर बनी है, एक रिएक्टेंट, दूसरा बच्चों प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है बच्चों ये रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि आपका केमिकल इक्वेशन क्या है कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हम उन सब्सटेंस को एज अ फॉर्म क्या सिंबल और या फॉर्मूले की हेल्प से हमको क्या दिखाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या बताया? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, सिंपलेस्ट मेथड, एक सिंपलेस्ट वे जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू? उसमें आने वाले या उसमें जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको उनके सिंबल से या फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बच्चों केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, जिंक और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट है ना, इन्हें पार्टिसिपेट किया है और मिलके क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट में क्या आया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये केमिकल रिएक्शन है। हमने क्या किया, जिंक को उसके सिंबल से दिखाया Zn, ये है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके सिंबल्स दिखाया H2SO4, एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया। देखो ये उसके जिंक सल्फेट को, ये तो मैंने क्या बताया कि केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, हमने किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे वे में हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया, और किसके थ्रू, सिंबल और फॉर्मूले के थ्रू। इसी को बच्चों हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर है केमिकल इक्वेशन क्या है, ये सबको समझ में आ गया। आगे बच्चों हम जब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन तो आप लिखते हो, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंपलेस्ट वे तो यूज करते हो, तो हमने यहां देखा, लेकिन ये ध्यान देना कि केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती है। एक तो बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब बच्चों ये है कि जिसमें जितने एटम आपके LHS में यानी कि रिएक्टेंट में जितने एटम है उतने एटम कहां होने चाहिए, उतने एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे कि यहां आप देखो जिंक एटम का, यानी देखो ना, नंबर ऑफ एटम 1 है, एक एटम है, और यहां भी जिंक का 1 है। यहां देखो H के कितने हैं, 2 एटम है, तो यहां पर H कितने बच्चों, 2 एटम है। देखो बराबर, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम किसमें होने चाहिए, उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तभी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। क्या कहा मैंने कि जितने एटम, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी उस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ एग्जांपल दिया है, आपको दिख भी रहा होगा। मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो 2 एटम है ना, यहाँ पे 2, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो इसमें देखो मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी देखो बच्चों ऑक्सीजन के, ये देखो जो आगे 2 लिखा है इसका भी है और इसका भी है, तो यहाँ भी O भी कितने एटम है, यहाँ भी 2 है ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब जितने एटम LHS में है उतने ही एटम बच्चों कहाँ दिख रहे हैं, RHS में दिख रहे हैं। इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इक्वेशन क्या बच्चों, बैलेंस्ड है। ठीक है, ध्यान देना। और दूसरी आपकी
आपकी आती है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा तो पता है कि क्या कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है ना बच्चों, वो नंबर ऑफ एटम उतने ही कहां नहीं पाए जाएंगे, प्रोडक्ट में नहीं होंगे, मतलब कम होंगे या ज्यादा होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें इस चीज को, देखो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहां भी 2 है, यहां ऑक्सीजन के 2 एटम है, पर यहां ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसका हम बोलेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या किसके इक्वल नहीं है बच्चों, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन बच्चों 2 प्रकार की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, एक बार दोबारा से सुनिए ध्यान से। अगर पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है तो हम क्या बताते हैं, हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को जब उनके सिंबल के थ्रू या फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की है। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड में क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही कहां होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो इसको बैलेंस्ड कहा जाएगा। अनबैलेंस्ड में क्या कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है वो कहां नहीं होंगे, प्रोडक्ट में उतने एटम नहीं पाए जाएंगे। दोनों के मैंने एग्जांपल दिए बढ़िया से, एक दिया है 2Mg + O2 दिख रहा होगा यहाँ पे बैलेंस्ड का, और दूसरा बच्चों अनबैलेंस्ड का, और दिखाया भी है क्यों ये बैलेंस्ड है और क्यों ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा उसकी बैलेंस फॉर्म दिखाएंगे। बैलेंस का मतलब क्या बताया था कि जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम प्रोडक्ट में हमारे होंगे। ठीक है, अब सवाल अगला आता है कि कहीं पर अगर आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दे तो उसको बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं और बैलेंस करने के लिए किस किस को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे कि किसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अगला हम क्या पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि अगला पॉइंट आपका आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, आपको दिख रहा है। तो बच्चों बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी कि जब भी हम बैलेंस करते हैं एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड को हिट एंड ट्रायल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना, किसका यूज करते हैं, बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है बच्चों, ये सिखा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले आपको पता है एक इक्वेशन लिखी है H2 + O2 और H2O, हमने चेक किया कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ये हिस्सा कौन सा है बच्चों, रिएक्टेंट, तो इसको हम LHS कहेंगे। ये हिस्सा प्रोडक्ट वाले को RHS कहेंगे। LHS RHS, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मत बोलिए, LHS RHS बोलिए। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से एटम ने यानी कौन कौन सब्सटेंस ने पार्टिसिपेट किया है। तो एटम हमने चेक किए, एक हाइड्रोजन था, दूसरा बच्चों ऑक्सीजन है ना पूरे में। तो हमने चेक किया LHS में S कितने हैं, 2, ये देखिए, और इसमें कितने हैं, O2 भी 2 है ना। इसके बाद यहाँ H में देखिए कितने हैं, 2, यहाँ कितना बच्चों 1। तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि जितने एटम आप रिएक्टेंट में देख रहे हो उतने आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसका अनबैलेंस्ड है। आप बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर देखो 1 है RHS में, जबकि यहाँ कितना बच्चों 2 है, तो इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई यानी इस वाले का मतलब क्या बच्चों, RHS में जो O है इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है पता है, 2 यहाँ हम कोएफिशिएंट में लिखेंगे, हमेशा आगे लिखेंगे, ऐसे पीछे नहीं, हमेशा कहाँ लिखेंगे, आगे। अभी सीखिए आराम से, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा फटाफट कैसे निकालना है। क्या कहा मैंने, हमेशा जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑलवेज आगे किया, कोएफिशिएंट हमेशा आगे रहता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट की मदद से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है एमसीक्यू में सवाल पूछ दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या करना है, तो हमको मालूम चला कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ O बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पे 2 लगा दिया, ये देखिए यहाँ पे, तो 2 लगाया, तो फिर अगेन देखा S तो 2 थे, O 2 थे, यहाँ H काउंट करो, 2 2 जा कितने हो गए 4, और यहाँ O कितने 2। अब O तो बैलेंस हो गए, पर जो H है वो अनबैलेंस हो गया। तो इसमें
इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। LHS में H को इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 2 लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, तो यहाँ देखते हैं अगला जो देखिए नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आप देखिए H के आगे यहाँ 2 लगा रखा है। तो क्या क्या 2 2 जा कितना हो बच्चों 4, यहाँ भी कितने 2 2 जा 4, यहाँ भी ऑप्शन 2 है, यहाँ भी ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पर आपको दिखा LHS इक्वल्स टू RHS, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या बन गई, बैलेंस्ड बन गई। एक बार दोबारा समझाते हैं, मैंने क्या बताया आपको, अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है और उसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब यही चेक करते रहते हैं, और हिट किसको करते हैं, जो अनबैलेंस दिखता है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमने चेक किया जो अनबैलेंस था उसको हमने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 2 है LHS में, तो RHS वाले ऑक्सीजन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते, कहाँ करते हैं हमेशा आगे, यहाँ पर करते कोएफिशिएंट के फॉर्म में यहाँ मल्टीप्लाई करते आगे हमेशा। और जो आगे लिखा रहेगा, जैसे 2 लिखा है तो ये जो 2 लिखा है ये इसका भी है और इस O का भी है। तो 2 2 जा कितने हो गए 4 H हो गए, और 2 1 जा 2 कितने हो गए बच्चों, ऑक्सीजन हो गए। वही दिखा रखा है। कब तक हमने किया, जब तक दोनों आपस में बैलेंस नहीं होगी। ये तो मैंने आपकी बात बच्चों हम करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या कारण है। तो हम बताते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि हमें बता रखा है कि मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एमसीक्यू में सवाल आया कि बताओ किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे क्या फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मान लो हमसे सब्जेक्टिव फॉर्म पूछा कि व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएट nor destroyed in a chemical reaction, the total mass of reactant is always equal to total mass of product। ठीक है, ये तय रखना। अगर आपसे पूछेगा क्या है तो बताना कि हम इसलिए करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले, सपोज करो अगर मान लो यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट में 1 ग्राम हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपका प्रोडक्ट में भी तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तो निकलेगा, 1 की जगह 1.5 थोड़ा आ जाएगा या आधा थोड़ा हो जाएगा ना। तो ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं और ना ही बच्चों उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो जितना मास आपका रिएक्टेंट में है उतना ही मास कहाँ मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पक्का, ठीक है। अब बच्चों अगला पॉइंट आपका आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। मतलब इंफॉर्मेटिव मतलब क्या हुआ कि किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर आपको केमिकल रिएक्शन में जो जो होता है, जैसे गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट का बनना, ये सब चीजें, कौन सा सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा गैस फॉर्म में है, ये आपको सब पता करने के लिए कुछ सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में, तो कुछ इंडिकेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे पहले स्टेप्स की हम बात करते हैं कि हम उसमें बच्चों इंडिकेट करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब सॉलिड के लिए एस वर्ड का हम यूज करेंगे, एस लेटर का, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे, और एक्वस मतलब होता है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ना, इसे लिखा ना एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या कि वो सब्सटेंस या वो पूरा सॉल्यूशन जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो बच्चों, जिंक की हम बात करें, जिंक एक मेटल है और जिंक एक मेटल है, तो इसकी स्टेट कैसी बच्चों, सॉलिड है। देखो अब हमने पीछे अभी तक हम क्या कह रहे थे कि केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस फॉर्म होता है, खाली उसका सिंबल लिखते हैं। आप सिंबल के साथ उसकी स्टेट लिख रहे हैं ताकि हमको ज्यादा समझ में आ जाए कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है,
ये गैस है, ये एक्वेस फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिख रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो इसका एक्वेस फॉर्म में है। जिंक सल्फेट ZnSO4, ये किस पे बच्चों, एक्वेस फॉर्म में है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। और हाइड्रोजन क्या बच्चों, गैस है। तो ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को देख के चल रहा पता है कि हाँ भाई इस रिएक्शन में ये सब्सटेंस मिले, पार्टिसिपेट किया और ये वाली गैस निकली, या ये वाला जो सब्सटेंस आया ये क्या है, एक्वेस फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है। दूसरी चीज, जब भी आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हीट चेंज होती है, फिर गैस निकलती है। तो जैसे आपको बात करते हैं कार्बन, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये कार्बन मतलब क्या बच्चों, कोयला है, ठीक है, कोल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। तो कोयले को जब ऑक्सीजन यानी गैस में जलाते हैं, ऑक्सीजन गैस में एयर में जलाते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हीट मिलती है ना, हमें गर्मी मिलती है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्लस में हीट भी लिखा है। और कहीं कहीं पे ध्यान देना, अगर आप किसी गैस में प्लस में हीट नहीं लिखते, हीट लिख दो ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो इसके लिए एक अपवर्ड एरो का इस्तेमाल भी करते हैं। इसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया कि केमिकल इक्वेशन को आप ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन में हर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को लिखना, हर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को लिखना। दूसरा, उसमें जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है कि उसमें गैस निकलती है नहीं निकलती है, ये हमें कैसे पता, केमिकल रिएक्शन में जो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चल जाता पता, लेकिन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को देख के कैसे बताओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इंडिकेट करते हैं किसको, या तो गैस को या फिर हीट को करते हैं। तो मैंने कहा या तो प्लस में हीट लिखो या फिर बच्चों एरो का साइन लिखो। इतना क्लियर। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है कि जिसके रेफरेंस में वो केमिकल इक्वेशन जिस कंडीशन में हो रही है उसी को हम क्या करते हैं, रिएक्शन के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे आपको बताया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सनलाइट। तो इसके ऊपर यहाँ लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब जाके क्या मिलता है बच्चों, ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, और साथ में क्या मिलती है बच्चों आपको 6O2 यानी गैस मिलती है। तो यहां पर यह भी चल रहा पता कि ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में हो रही है, इक्वेशन को देख के चल रहा पता कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आता है इंडिकेट करना किसको, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने पीछे पढ़ाया था, जो इसका पहला पार्ट है, जब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसके कैरेक्टर में पढ़ाया था। इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट है ना, जिसमें कलर देता है, आपको पता है। तो यहां बता रखा है प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने के लिए डाउनवर्ड एरो, ये देखो ये हम लिखते हैं यहाँ पे, डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं। डाउनवर्ड एरो जो आपको दिखाएगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिखाता है। तो 4 पॉइंट जो कि मस्ट है आपके लिए कि पहला फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना, दूसरा हीट या इवोल्यूशन ऑफ गैस को दिखाना, तीसरा बच्चों जिस रिएक्शन जिसके प्रेजेंस में हो रही है, जिस कंडीशन में हो रही है उस कंडीशन को यहां पर दिखाना, शो करना, ठीक है। और चौथा मैंने बताया कि प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर कलर भी लिख देते हैं नीचे, व्हाइट पीपीटी है ना, येलो पीपीटी, ऐसा लिख देते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगला बच्चों, केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा और ले, जो मैं इसको पूरा किया तो ये तो पूरी बातें हो गई, किसके ऊपर हो गई, केमिकल इक्वेशन के ऊपर, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना, केमिकल इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके बाद बताया कि केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो अब हमने तरीका भी सीख लिया केमिकल रिएक्शन को सिंपलेस्ट वे में दिखाने का। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, अब उस पर बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन के बच्चों हम टाइप की बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप को हम यहाँ पर बताते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या बताया, रेडॉक्स मतलब इसके अंदर 2 आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या आते हैं इसके अंदर, ऑक्सीडेशन प्लस
आपका रिडक्शन, यहाँ दिख नहीं रहा होगा पर रिडक्शन ही है पीछे, ठीक है, ध्यान अभी जिक्र करेंगे इसका। तो सबसे पहले एक एक करके हम पूरे को डिटेल में पढ़ते हैं और पेपर में जो जो क्वेश्चन आते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पहले बच्चों फर्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम बताते हैं वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में, सब्सटेंस आपस में मिलेंगे, रिएक्टेंट मतलब सब्सटेंस है, आपस में मिलेंगे तो उनमें क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड के थ्रू वो आपस में जुड़ेंगे और एक नए प्रकार का, यानी कि एक नए प्रकार का आपको क्या देंगे, आपको सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट देंगे। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसी को बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां बता रखा है, देखिए क्या बताया है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर थ्रू अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बता रखा है एक रिएक्टेंट और ये दो आपस में मिले और एक सिंगल रिएक्टेंट आपका बना, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन कहते हैं। एग्जांपल सुनिए, ये आपका CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये है चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अगर पूछा जाएगा क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला बताइए, CaO, केमिकल नेम बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये किससे मिलाते हैं बच्चों, हम वाटर से मिलाते हैं, पानी से मिलाते हैं, तो पानी से मिलाते हमारा क्या बनता है, ये आपका, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, स्लेक लाइम। वो मैंने क्या बताया, तो ये भी कह सकते हैं क्विक लाइम वाटर के साथ मिलकर स्लेक लाइम फॉर्म करता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और साथ में बच्चों क्या मिलती है, हीट मिलती है। ये हमने पीछे पढ़ा था, ये करेक्टर है रिएक्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना करेक्टर है, ठीक है, ठीक है। अगला बच्चों यहां पर आपको और दे रखा है, ये भी आपको दिख रहा है H2 प्लस में Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिले तो 2HCl आपको बना है, यहाँ पर 2HCl आपका बना, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट याद रखना, ठीक है। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, मोस्टली सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको बच्चों हमने एक्सोथर्मिक कहा है, पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है, बताया था ना, कंबशन वगैरह पढ़ा रहा था हम पीछे, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो उस पार्ट फर्स्ट को देखे, तब उसके बाद पार्ट सेकंड को करें, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। अगला बच्चों आपका आता है दूसरा जो है केमिकल रिएक्शन की, जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना यानी किसी को तोड़ देना। तो हम क्या बताते हैं कि वहां पर तो क्या था, कॉम्बिनेशन में दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। यहां क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो सिंगल रिएक्टेंट जो होता है, जब जो क्या करता है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अगेन क्या बताया कि जहां यहां पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन जब वो ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए हमें उससे क्या देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, तो एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में देनी पड़ सकती है, एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में देनी पड़ सकती है, एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता है अगर ब्रेक करना है तो आपको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। डिकम्पोज मतलब तोड़ देना है। तो यहां हम यही चीज समझ रहे हैं कि जब आपको मैंने बता दिया, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां दिखा भी रखा आपको, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। एग्जाम्पल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो मेन पूछे गए हैं, ठीक है। आपको बाद में इसका एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको हर एक एक्टिविटी जो पेपर में आती है उस एक्टिविटी में मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा और दिखाऊंगा सारी चीजें, कौन सी गैस निकल रही है, कलर क्या है चीज, सारी चीजें, ठीक है, आप समझिए बस।
पहले यहां देखिए, तो पहला एग्जांपल ये है, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बच्चों जब हम बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रखा, ये हीट है, ये हीट है जो आपने यहाँ पर दे रखी है। मैंने कहा एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रखी है। इसने इसको डिकम्पोज किया दो फॉर्म में, एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अभी हमने पढ़ा क्विक लाइम, दूसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पूछ सकता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के बाद मिलने वाली गैस का नाम बताइए। तो कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के बाद कौन सी गैस इवेल्यूट होती है? तो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रूफ है? तो हम बताएंगे, यहां कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कलर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कर देता है। ठीक, अच्छा, अब मैंने कहा कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। आप हीट के फॉर्म में दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो। तो डिकम्पोजिशन तीन प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने तीन बातें यहां पर बताई। पहला, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू होता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। और तीसरा, जिसमें लाइट के थ्रू होता है। क्योंकि आपको पता है हमारे नेचर में हर केमिकल का बॉन्ड का नेचर अलग अलग है। तो कौन सा कम एनर्जी से टूट जाए, कौन सा ज्यादा से, सबका नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि तीन तरीके से यहां पर डिकम्पोज करते हैं। पहले तरीकों को पढ़ते हैं और देखते हैं पेपर में सवाल कैसे आए हैं। तो पहला तरीका बताया थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब क्या कि जिसमें अभी बताया था डिकम्पोजिशन होता है हीट के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों? हीट के थ्रू। एग्जांपल सुनो ध्यान से। ये आपका क्या है? फेरस सल्फेट दिख रहा ना, FeSO4 2FeSO4। जब ये हीट का सिंबल है, ठीक है बेटा, अगेन बता रहा हूं। तो जब इसको हीट देते हैं तो क्या होता है? इसमें आपको क्या मिलता है? आपको यहां पर मिलता है फेरिक ऑक्साइड, ये दिख रहा है आपको, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि बताइए कि जब आप फेरस सल्फेट को क्या करते हो? डिकम्पोज करते हो, यानी हीट करते हो, तो ये किस कलर का फ्यूम आपको मिलता है? किस कलर का मिलता है? तो आपको दिख रहा है ना, ये कलर कैसा बच्चों? इसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन, या फिर इसको ब्राउन कलर कहते हैं। तो पहले इसका कलर कैसा था? तो पहले ऐसा बच्चों ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन। और ग्रीन के बाद एक कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका रेडिश में, या ब्राउन में, या रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, खाली ब्राउन लिख सकते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन में लिख सकते हो। तो पेपर में पूछा गया सवाल है कि फेरस सल्फेट जो है डिकम्पोजिशन के बाद कलर कैसा हो जाता है? तो हम कलर कैसा बताते हैं बच्चों? ग्रीन से कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। दूसरा एग्जांपल पूछा गया है कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग डिकम्पोज करते, हीट देते हैं, तो ये क्या बनता है? लेड ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये आपका ऑक्सीजन। ये पूछा गया, बोर्ड में आया है सवाल। तो लेड ऑक्साइड का कलर पूछेंगे तो कलर कैसा होता है? येलो कलर का। ये पूछा गया था ये वाला, कि ये बताइए कि लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करने से कौन सी गैस मिलती है, और उसका कलर दिखाया गया था, एमसीक्यू में आया था ये। तो एक कलर कैसा बच्चों? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर ब्राउन फ्यूम निकलती है। लेड ऑक्साइड कैसा मिलता है? येलो कलर का मिलता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट में दिख भी रहा होगा आपको, ये देखो येलो कलर है, येलो कलर का। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना येलो कलर है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ब्राउन है। कहीं पर भी ब्राउन फ्यूम का जिक्र आए, ब्राउन शब्द का यूज आए, तो हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही 99% यही होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? तो क्या क्या बताया? थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट के थ्रू डिकम्पोज करते हैं। दो आपको इक्वेशन मैंने बता दी। कौन सी बताई? दो। पहला बताया आयरन से या फेरस सल्फेट का बताया, ये क्या करता है? हीट के थ्रू फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। तो ग्रीन से रेडिश ब्राउन बन जाता है। दूसरा क्या बताया? लेड नाइट्रेट को हीट करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्यूम आपको मिलता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो अगर पूछे लेड ऑक्साइड का कलर, तो कैसा कलर बच्चों? येलो। पूछे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस का कलर कैसा बच्चों? तो हम बताते हैं कैसा होता है, ये आपका ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में निकलता है, ब्राउन कलर का होता है।
अगला बच्चों आपका आता है नेक्स्ट वाला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपको देखो थर्ड एग्जांपल ही है, ठीक है। ये तो ऐसे एग्जांपल दिया है डिकम्पोज करने के लिए दिखा रखा है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो जो है मैंने आपको जो दो बताए थे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड वाला, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल है, पर यहाँ खाली बता दें कि हीट के थ्रू इसको डिकम्पोज कर रखे दो पार्ट, पोटेशियम क्लोराइड और किसमें? ऑक्सीजन के फॉर्म में। अगला बच्चों नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू होता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हम भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा ना आप लोगों ने एनोड कैथोड के बारे में, ये ठीक है। तो यहाँ बताते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट को में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया वाटर का, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट्स की, तो एक आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन, दूसरा आपका बच्चों क्या हुआ? ऑक्सीजन, है ना। एक आपका हाइड्रोजन, दूसरा बच्चों आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पेपर में सवाल क्या आता है पता है? सवाल ये आता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम का क्या रेशियो क्या होता है? तो रेशियो बच्चों क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो रेशियो क्या बनता है? 2:1 बनता है। क्या पूछा मैंने पूछा कि अगर पूछेगा पेपर में, अगर सवाल ऐसे आया है क्या कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ कितना होता है? तो हम बताते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है बच्चों? आपको होता है 2:1 होता है। लिखा भी ना यहाँ पे देखो। अगला आपका आता है अगर इनके मास का रेशियो पूछ दे, तो मास तो आपने 9th में पढ़ा है ना। तो हम अगर मास पूछे तो इसका मास होता है 1:8। कितना होता है बच्चों? 1:8। ये याद रखना जो मैंने बताया। वॉल्यूम क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 और मास कितना बच्चों? 1:8 होता है। अगर पूछे हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? कैथोड पे। कैथोड मतलब नेगेटिव आयन। और अगर ऑक्सीजन पूछे तो क्या? एनोड। एनोड मतलब बच्चों इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं ना। तो याद रखना हाइड्रोजन प्लस है तो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। ऑक्सीजन पे जो आयन है वो कैसा बच्चों? 2 नेगेटिव यानी माइनस है। अगर यहाँ पर क्या? एनाइन यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा बच्चों? प्लस की तरफ। प्लस क्या होता है? एनोड होता है। क्लियर है ना। हाइड्रोजन किस पे आता है? कैथोड पे। और ऑक्सीजन किस पे आता है बच्चों? एनोड पे। मैंने बताया, ये ध्यान देना। और तरीका भी सिखाया, इस तरीके को बिल्कुल याद रखना, ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है नेक्स्ट वाला, यहां पे दिखा रखा अगला एग्जांपल किसका? सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज किया। यहां भी देखो इलेक्ट्रिक 2Na और क्या? Cl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया 4Al प्लस में 3O2। ठीक है, एग्जांपल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो ये था वाटर वाला, ये जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, अगला बच्चों नेक्स्ट आपका आता है, थोड़ा आगे की तरफ हम चलें। अगला आता है फोटोकेमिकल। इसमें हम किसका यूज करते हैं बच्चों? लाइट का, यानी कि वो डिकम्पोजिशन जिसमें लाइट के थ्रू किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल यहां दिख रहा होगा, सिल्वर क्लोराइड देखा AgCl2 AgCl। ये कलर कैसा है? व्हाइट है। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में आता है इसका कलर कैसा होता है बच्चों? यानी ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है? ग्रे कलर का। और कौन सी वो निकल रही? क्लोरीन गैस। अच्छा, क्लोरीन गैस कैसा होता है? येलो कलर का, येलो ग्रीन। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि बताइए सिल्वर क्लोराइड का अगर हम क्या करें? डिकम्पोज करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बताओ निकलने वाली गैस का कलर बताओ। तो गैस कौन सी निकल रही? क्लोरीन। कलर कैसा? येलो। ठीक है, और सिल्वर का क्या होता है? व्हाइट से ग्रे हो जाता है ये। अगला आता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? सनलाइट के प्रेजेंस में। मैं आपको बता रहा हूँ पेपर के पॉइंट जो PYQ में जितने क्वेश्चन आए मैं सारे वही बता रहा हूँ तुम्हें कि ये आए हुए हैं, और बोर्ड बार बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारे। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान देना। सिल्वर ब्रोमाइड को इसका कलर होता है पेल येलो, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये क्या करता है? एक तो बनता है सिल्वर, भाई ग्रे व्हाइट यानी ग्रेस व्हाइट जो लिखा है, और जो गैस निकलती ब्रोमीन, इसमें क्या कौन सी है बच्चों? रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन। इसका क्या बताया मैंने? जो सिल्वर क्लोराइड में जो गैस निकली क्लोरीन थी, कलर कैसा? येलो ग्रीन, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड में जो गैस निकला ब्रोमीन, उसका कलर बोलो रेड ब्राउन। और ये तो पता है सिल्वर का क्या होता है बच्चों? आपका 2Ag होता है। तो इस रिएक्शन को जो सिल्वर
सिल्वर ब्रोमाइड और ये वाली रिएक्शन मैंने बताई, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपको चल गया पता है, ऐसे सवाल पूछ सकता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका यूज करते हैं, तो आपको बताया इस वाले का, क्या फोटोकेमिकल में सिल्वर ब्रोमाइड का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो इस रिएक्शन का यूज हम कहां करते हैं, आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आपका आता है बच्चों, ये तो हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन। अगली रिएक्शन को पढ़ने से पहले अगली रिएक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, हम ये बताते हैं कि इस रिएक्शन में एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस अपने से लो रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो हम बताते हैं द रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस क्या अ लो रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम देयर प्लेस, यानी कि उसके स्थान से या उनके स्थान से क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां लिखा भी है मैंने कि दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known displacement reaction। और सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं कि वो रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस या एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, उसी रिएक्शन को बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सवाल है हमें कैसे पता कि उस रिएक्शन के अंदर कौन सा एलिमेंट हाई रिएक्टिव है और कौन सा लो है, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ाते हैं, उसके लिए बच्चों पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज एक एक्टिविटी सीरीज बता रखी है मेटल्स की, जिसमें हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे हाई रिएक्टिव ऊपर, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा चलते रहता है। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है सबसे यहाँ पोटेशियम, फिर सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दे रखा है ऐसा। ठीक है, नहीं है ठीक। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका कि हमें कैसे चलेगा पता कि हम तुरंत इसको बता दें, तो याद कैसे करते बच्चों, तरीका बताओ, ध्यान देना। हम इसको बोलते हैं केदार, ये वाला देखो जो मैंने बताया केदार, और फिर एनिमल होता नाथ, केदारनाथ, और फिर बोलते का मतलब सी, और एमजी मतलब बोलते हैं माली, केदारनाथ का माली, आलू, एल मतलब आलू, जेड मतलब जरा, एफी मतलब बच्चों फीके, फीके, पी मतलब पकाता है ना। अब क्या बताया मैंने कि अगर याद करने की ट्रिक अगर आपको देखो तो कैसे याद करना है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फिर ये माली को गुस्सा आता, कहता है कौन है, ये कहता है क्या कौन है यहाँ एक और आता है एच जी, ये लिखा नहीं यहाँ पे, कौन है, ये कहता है एजी मतलब आगे आओ, कौन है आगे आओ, आओ मतलब बेटा एयू, आओ मतलब क्या होता है एयू, और हम क्या कहते हैं पता नहीं मतलब पीटी, पीटी मतलब प्लेटिनम, एयू मतलब क्या था बच्चों गोल्ड था। अगेन दोबारा बता रहा हूं, रिएक्टिविटी सीरीज अगर पूछेगा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है सोडियम, फिर कौन है बेरियम, फिर कौन है उसके बाद बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये लिख रहे सारे हम ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें से मेन पकड़े ऐसे, ये तो आपको पूरा याद रखना है ऐसा। तो मैंने क्या किया, आप याद तो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए आसान तरीका बताया, क्या याद करने का तरीका बताया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और फिर क्या था माली क्या कहता गुस्सा आता, कहता कौन है मतलब एच जी, लिखा नहीं मैंने, कौन है आगे आओ, आओ मतलब एयू, एयू मतलब क्या बच्चों ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड, और हम कहते हैं पता नहीं मतलब प्लेटिनम। तो याद रखना जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, ये वाले है ना, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है, ये हाइड्रोजन जहां पर मिल रहा है ये सब हाई रिएक्टिव वाले हैं, और जो इसके नीचे आ रहे हैं जो कौन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं बच्चों आपके लो रिएक्टिव होते हैं, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव भी कहते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, अब इसी में अगर पूछते हैं कि बताओ कौन से ऐसे मेटल है जो नेचर में नेटिव स्टेट यानी फ्री स्टेट पे रहते हैं, तो हम बोलते हैं दो है, एक गोल्ड और दूसरा सिल्वर, प्लेटिनम भी कह सकते हो, गोल्ड और सिल्वर का नाम लेते हैं। बाकी आगे चैप्टर आएगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल, वहां हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल दिमाग में रखो।
सॉरी। अब उसके बाद बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमने यही चीज पढ़ा, तो हमने क्या किया, ए और बी से आपको दिख रहा है ये आपका है, तो आपको पता है ए हाई रिएक्टिव था और बी लो रिएक्टिव था, तो ए ने बी को बोला निकल, तो ए ने बी को हटाया और उसकी सी की जगह पर अपना, देखो बी की जगह अपना आ गया और ए सी ये देखो ये बनाया और बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमने बोला कि यहाँ पे एक लो रिएक्टिव एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसी को आपने क्या बोला बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। ठीक है, एग्जांपल यहां दिया है जिंक और कॉपर, और ये देखो जिंक और कॉपर सल्फेट, और रिएक्शन बताई क्या, प्रोडक्ट क्या है, जिंक सल्फेट और कॉपर का डिस्प्लेस हो गया, तो कॉपर का डिस्प्लेस हुआ, इसका जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, दिखा भी देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, यहां देखो, इसमें देखो ये है जिंक और ये है बच्चों कॉपर, तो देखो ऊपर कौन आ रहा है, जिंक है ना, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को क्या किया, उसके प्लेस से हटा दिया और क्या फॉर्म कर दिया बच्चों, आपका जिंक सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर यानी कि डिस्प्लेस कर दिया। सवाल क्या आता है, अब सवाल ये पूछेगा कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट पे हम क्या करते हैं, डीप करते हैं, डालते हैं, तो इससे जो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, तो पहले जब हमने देखा जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर था, ये दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे ब्लू कलर है, और बाद में कैसा हुआ, कलरलेस हो गया। लेकिन अब पूछे जिंक पे, देखो ये जिंक पर एक लेयर आई है, कैसी है बच्चों, रेड ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। ठीक है, कॉपर की जो लेयर आई, ठीक है, कॉपर की जो आई है इस पे कैसी बच्चों, रेड ब्राउन है। क्या बताया कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, जिसका कलर ब्लू से कलरलेस हो जाता है, और जो कॉपर डिस्प्लेस होता है, कॉपर देखो अलग नहीं हो गया, डिस्प्लेस हो गया है, तो इस पे कलर कैसा होता है बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होता है। इस पे एक सवाल और पूछा जाता है, आयरन नेल वाला है ना, ये बहुत बार आता है कि आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में डीप करते हैं, तो देखो कॉपर आयरन को उठाया यहां डाल दिया, कॉपर सल्फेट में डीप करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है, तो हम बताते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आप देख सकते हो पीछे जो मैंने आपको बताया था, आप सीरीज में देखिए, ये है आयरन, कहां, जिंक के नीचे देखो आयरन, अब भी आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या किया बच्चों, कॉपर को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बनाया। तो जब आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के बनाया तो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, अब बच्चों कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। कैसा होगा बच्चों, ग्रीन कलर का हो गया, तो ये आयरन सल्फेट का कलर है ये वाला। और जो कॉपर में फिर कैसी ले रहा है बच्चों, रेडिश ब्राउन, फिर आ गई देखो रेडिश ब्राउन का। क्लियर है, दोनों पे सवाल पूछ सकता है कि सॉल्यूशन का रंग क्यों चेंज होता है, या ये पूछे कॉपर पे कलर बताओ, तो कलर कैसा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन होता है। तो पेपर में ये वाला ज्यादा पूछा गया है, पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं अलग प्रकार के। अब बच्चों आपका आता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं अपने आयनों को एक्सचेंज करके, और एक्सचेंज करके जब आयनों को एक्सचेंज करते हैं तो तब जाके दो नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल उसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट में हाई रिएक्टिव वाला अपने से लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, इसमें क्या है कि रिएक्टेंट में आयनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और वो एक्सचेंज दो बार होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे समझते हैं, जैसा आपको पता है कि ए और, अगर आप समझे यहां देखो, ये ए और डी ने एक्सचेंज किया तो एडी बनाया, और बी ने सी को एक्सचेंज किया तो यहाँ सी बी, तो दो बार एक्सचेंज हुआ, एक एडी के बीच में और एक बीसी के बीच में, तब जाके दो नए कंपाउंड फॉर्म हुए, और इसी को तो हमने क्या बोला बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट कहा। यहाँ एग्जांपल और दे सकता हूं, सोडियम पर देखो, सोडियम पे आपको दिख रहा है Na, यानी सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, तो सोडियम पे Na प्लस है ना बच्चों। SO4 की बात करें 2 नेगेटिव है, Ba की बात करें 2 प्लस है, Cl की बात करें Cl के ऊपर -1 है। देखो सेम से ना, +1 है या -1 है, तो Na किसके साथ एक्सचेंज करेगा, Cl के साथ, तो Na ने जब Cl के साथ किया तो एक नया समझिए, देखो ये नया बनाया 2NaCl, और Ba का देखो, इसका 2 प्लस और इसका 2 माइनस, दोनों इसको 2 चाहिए और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, दोनों ने आपस में आयनों को एक्सचेंज किया, Ba और SO4 ने, क्या बन
बन गया बेरियम सल्फेट 1। तो क्या हमने पढ़ा, सोडियम सल्फेट ने जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट बना जिसका कलर व्हाइट पीपीटी है, और यहां लिख रखा देखो पीपीटी फॉर्म हो रही है ना, यानी कि सॉलिड प्रोडक्ट है। और 2Na जो Cl है वो एक्वेस यानी वाटर में डिसॉल्व हो जा सकता है, हो सकता है क्या, हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हमने यहाँ पर क्या चीज सीखी कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक कैरेक्टर और सीखा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट बनता है, और एक प्रोडक्ट यानी कि सॉल्ट मिलता है, इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल मिलता है। तो इनसॉल्युबल को पीपीटी कहते हैं, सॉल्युबल को एक्वस कहते हैं। अभी पढ़ाता हूं, ध्यान देना कैरेक्टर के बारे में। अब अगर हम देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर बताया भी आपको कि डबल, एक तो पीपीटी, तो इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि हम बताते हैं उस रिएक्शन को जिस रिएक्शन में रिएक्शन के साथ क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को बच्चों प्रेसिपिटेट कहते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल पीछे भी दिया था, बेरियम सल्फेट, यहाँ भी देखो सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, यहाँ मिला सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर पूछेंगे तो व्हाइट कलर का भी होता है। ठीक है, और पीपीटी का सिंबल है तो पीपीटी, यहाँ सोडियम नाइट्रेट है यानी एक्वस फॉर्म में है, तो एक इनसॉल्युबल और एक सॉल्युबल। ठीक है, अगला आता है डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन भी होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच क्या, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही पार्ट है बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर, ध्यान से समझते रहो। अब बच्चों मैंने कहा कि हमने समझ में आ गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कैरेक्टर क्या क्या है। पहला तो हमने बताया इसमें फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट की, दूसरा किसी किसी केस में गैस भी निकलती है। ठीक है, तीसरा कलर चेंज होता है, और यानी कि हमने बोला चेंज इन कलर, या फिर टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर बढ़ना घटना हमने पीछे डिस्कस किया था। और इसमें यूजुअली क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन तो बनता है, दो तय है, पीपीटी बनती है और एक्वस फॉर्म बनती है। किसी केस में गैस भी निकलती है और कलर, और ये तो चेंज आपको दिख ही रहा, पीपीटी बनेगी तो कलर तो चेंज होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। डबल चार पढ़ाई, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान समझना। अगला फॉर्म आता है बच्चों, अच्छा अगला देखो, हम अगर अगले को समझे, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो हमने रिएक्ट कराया, पीछे बताया भी था मैंने, ये कलरलेस था और ये भी कलरलेस था। जब दोनों आपस में रिएक्ट होती है लेड आयोडाइड बनता है, इसको येलो पीपीटी कहते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में पूरा पढ़ा रखा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में येलो पीपीटी फॉर्म होती है, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है एक्वस फॉर्म में। तो हमसे सवाल क्या पूछेंगे कि जब लेड नाइट्रेट, जब कलरलेस लेड नाइट्रेट और कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट होते हैं, तो आप बताइए कि जो आपका पीपीटी फॉर्म होता है उसका कलर बताइए। तो कलर कैसा है, येलो कलर। पीपीटी किसकी बनती है, तो हम बता रहे लेड आयोडाइड की बनती है। ठीक है, और पीपीटी क्या है मैंने बताया, इनसॉल्युबल सॉलिड हमारा है। ठीक है, अगला आपका आता है बच्चों नेक्स्ट रेडॉक्स। हमने पढ़ा 5 कैरेक्टर थे, पीछे हमने पढ़ा था, देखिए ध्यान से। पीछे हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा यहाँ पे कि जब केमिकल रिएक्शन के हम टाइप पढ़े तो कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है ना, उसके बाद डीकंपोजिशन पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, डबल। अब रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन 2 से बनती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब ये ध्यान से समझना इसको भी। तो जब बच्चों हमसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को लॉस करेगा।
लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसी में कहा जाएगा, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है, लूज करता है, उस प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन में उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमने बोला ऑक्सीडेशन हुआ उस सब्सटेंस का जिसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया और हाइड्रोजन को रिमूव। तो मैं दोनों के टर्म में एग्जांपल दे रहा हूं, पहले ऑक्सीजन वाले का सुनो। यहां देखो कार्बन है, यहां देखो ऑक्सीजन है, तो कार्बन ने देखो ऑक्सीजन गेन किया तो CO2 बनाया, तो यहां पर ऑक्सीजन गेन हुआ तो हमने बोला कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ? कार्बन का, क्योंकि कार्बन का ही हुआ ना, कार्बन ने ऑक्सीजन लिया था। तो जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन किया उसी को हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने बोला कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग ऑक्सीजन। दूसरा बच्चों, अगर हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में, मैंने कहा दोनों ऑक्सीडेशन ही है, चाहे वो गेन करे ऑक्सीजन को या लॉस करे हाइड्रोजन को, होगा ऑक्सीडेशन ही। ठीक है, ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन में बता रखा है, यहां सुनिए। आप देखिए H2S है, ये Cl2 है, तो आपने देखा H2 यहां से हट गया, देखो ये, और H2 हट के किसके साथ चला गया? Cl के साथ। तो आपको पता है H2S में से H2 हट गया तो इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, लॉस हो गया, तो इसका मतलब यहां भी क्या हुआ? तो आपने बताया H2S का, किसका? जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जिसने गेन किया ऑक्सीजन, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, यहां किसका ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S का यहां पर क्या दिखा आपको? ऑक्सीडेशन देखने को मिला। ठीक है, ये ध्यान देना। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया क्या है? कि जिसमें कोई सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को गेन करे या फिर क्या करे, उसमें से आपका हाइड्रोजन रिमूव कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा, रिडक्शन को समझिए। रिडक्शन में उल्टा होता है, ये क्या करता है? कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करेगा, वहां गेन करता है, यहां लूज करता है, और वहां हाइड्रोजन लूज करेगा तो यहां गेन करेगा हाइड्रोजन को। यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या करे, या वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को हटा दे यानी रिमूव करे और हाइड्रोजन को गेन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन कहते हैं। यहां दिख रहा है आपको CuO कॉपर ऑक्साइड और H2, देखो तो यहां पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन गया, देखो ऑक्सीजन हटा किसमें से? कॉपर ऑक्साइड में से, या कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो हमको समझ में आया कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया, इसीलिए इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन हुआ। यहां लिखा ना, कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। और यहां देखो Cl2 प्लस H2, तो यहां देखो इसने क्या किया, Cl2 के पास पहले H था क्या, इसके साथ देखो ऐड हो गया और ये 2HCl बना। तो हमने पढ़ा Cl2 का यहां पर हाइड्रोजन ऐड होता है तब भी रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन दो चीजों में होता है, एक ऑक्सीजन के टर्म में बताया, एक हाइड्रोजन के टर्म में। ऑक्सीजन टर्म में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन के टर्म में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो एक याद रखो, दोनों में से कोई भी बात, क्या कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जुड़ रहा है और रिडक्शन में हट रहा है, रिड्यूस होना, हट जाना है के। ठीक है, आया समझ में? और जिस रिएक्शन में बच्चों दोनों होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, उसी रिएक्शन को रेडॉक्स कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इस वाले में, देखो जिंक है ऐसा, और जिंक में हम देखो यहाँ पर SO4 यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन आया जिंक के साथ, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और कॉपर वाले में देखो, कॉपर सल्फेट में से यानी कि कॉपर सल्फेट में SO4 यानी O निकल गया, देखो ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ये आपका रिड्यूस हो रहा है। या सिंपल तरीके से कहे कि ये भी कह सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, कि जब भी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अगर आया तो इसने जिंक के पास जो भी आयन था, इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। और कॉपर में देखो, कॉपर वाले में देखो यहाँ पे इसने क्या किया, कॉपर में से अगर क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में कह लो बच्चों, या फिर ऑक्सीजन और उसके टर्म में बोल लो। तो हमें यहां दिख रहा ऑक्सीजन जुड़ा जिंक के साथ, तो हमने बोला ये ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और क्या हुआ, कॉपर में से SO4 हट गया, तो यहां पर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो यहां दिखा रहा हूं मैं, ध्यान देना। जिंक में देखो ये ऑक्सीजन आया, तो हमने बोला ये तो ऑक्सीडेशन है भाई,
कॉपर ऑक्साइड में से देखो यहाँ हट गया, ये ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आपका रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं। ठीक है, और अब कुछ बातें हमने ये बता रखा है सिंपल तरीके से की पॉइंट में, है ना, जो याद करने हैं। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, रेडॉक्स में दोनों प्लस होते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी याद रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, यहां जरा समझिए। पहले तो देखो, आपको पूरी एक रिएक्शन लिख के दे रखी है, इक्वेशन लिख के दे रखी है। इस इक्वेशन में आप यहां पर ध्यान से देखिए, 4 सवाल आपसे पूछे हैं। पहला पूछा कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, तो बताओ मुझे क्या हुआ। तो आपको पता है MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था। इधर देखो, इसमें से ऑक्सीजन चला गया, देखो ना, मैग्नीज यहां पर था पहले, ऑक्सीजन अब नहीं था। तो जिसमें ऑक्सीजन चला जाता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। यहां देखो 4HCl है, ये बात दिख रहा है आपको। इधर देखो H के साथ क्या आ गया बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अब सवाल पूछे कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हमने बताया HCl का 4HCl। तो हमने यहां लिखा किसका हुआ बच्चों, HCl का हुआ, या फिर 4HCl ऐसा लिख देना, HCl का हुआ। क्या हुआ HCl का, तो हमने बताया HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ, याद रखना, HCl का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो कहां लिखूं, यहाँ लिख दूं इधर ही। पहला पॉइंट है HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा बी पार्ट, ये ए पार्ट था। ए पार्ट में पूछा रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, देखो ऑक्सीजन मैग्नीज में से हुआ, तो हमने बताया कि मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। अब ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, मैग्नीज ऑक्साइड, जिसका रिडक्शन होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीजन देगा, अरे इसके पास है तभी तो देगा। और सिंपल तरीके से याद रखना कि पहले क्या ढूंढो, ऑक्सीडेशन ढूंढो, रिडक्शन ढूंढो, दो तो निकाल सकते हो आराम से। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका क्या हो रहा है, जिसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कौन है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हुआ उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। याद रहेगा पक्का ना, ऐसे दिमाग में लग रखना, वरना मैंने बताया कि जिसके पास ऑक्सीजन है वही तो देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और इसी तरीके क्या बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना आपको आ गया है, तो आप जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका आपका रिडक्शन होगा उसी को बच्चों मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जिसका रिडक्शन होगा, क्या बताया, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में पक्का। अच्छा, अब यहां बच्चों आपसे पूछा है कौन सी इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन है, ये पूछा गया है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो बताने का प्रयास कर रखा क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो कौन सी है। तो रेडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ध्यान समझना, पहले एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, तो यहां पर क्या होता है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस, और मैंने कहा ना एक सिंपल तरीका बताया था कि ये भी तरीका है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन जहां दोनों होंगे वो रेडॉक्स होगा, है ना, ये भी है। ठीक है, तो यहां आप ऐसे पहचान भी कर सकते हो, ये बच्चों आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसमें किसी प्रकार का आयन का एक्सचेंज या फिर आयन एक्सचेंज मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना ही गेन होता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। दूसरा क्या बताया बच्चों, इस वाले में देखो लिखा हाइड्रोजन, और इसको रिएक्ट कराया किसके साथ बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर जा समझो, और 2H2, तो आप देखो H के पास, देखो पहले H2 के पास ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ है, और O2 था इसमें एक ही रहा, देखो ये
O2 था ना, 2 थे, तो यहाँ ऑक्सीजन का को यानी हट गया है, 2 से 1 हो गया यानी कि। तो हमने क्या बताया इस केस में, देखो ध्यान से, कि आपको बताया है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, O2O बन गया तो रिडक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन में दोनों दिख रहे हैं आपको, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, रिडक्शन भी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आगे अगर हम चले इस वाले में, देखो बेरियम सल्फेट वाला, इसमें मैंने बताया कि इसमें पीपीटी फॉर्म हो रही है, एक इनसोल्यूबल है और एक सोल्यूबल है, बकाया में नहीं है ये हमारा। तो पूछा कौन सा, तो हम बोलेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाँ टिक लगा दिया भाई, ये बी वाले में ठीक है। ठीक है, आया समझ में। अगला बच्चों आपका आता है कि हमारे लाइफ में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है, पहले रिडक्शन के तो नहीं, ऑक्सीडेशन की चर्चा करते हैं। अगर पूछेंगे ऑक्सीडेशन के क्या क्या हमारे लाइफ में यानी डेली लाइफ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो 2 फिनोमिना आपको देखने को मिलते हैं। पहला फिनोमिना बच्चों कोरोजन और दूसरा फिनोमिना बच्चों रेंसिडिटी। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी मेटल के यानी किसी मेटल का क्या होना, खराब हो जाना। किसके कांटेक्ट में? जब वो मेटल मॉइस्चर के, एयर के, एसिड के कांटेक्ट में आता है, अदर केमिकल के फॉर्म में आता है, तो उसमें क्या होता है, उसके बाहर से कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जो लेयरिंग जिसको हम कहते हैं। फिर अगेन बताता हूं, कोरोजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में किसी मेटल के बाहर से एक लेयर लग जाती है और उसी को हम कोरोजन कहते हैं। लेयर क्यों लगती है, कारण क्या बताया? लेयर का कारण यह है कि जब वो मेटल मॉइस्चर, एयर, एसिड या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसके बाहर से एक लेयर बन जाती है, और उसी जैसे हमने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, तो जो रस्ट है वो क्या है, वो कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, यहां बता रखा है कि आपको समझा रखा है कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स डिटोरिएट। ठीक है, क्या करता है बच्चों? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ विद मॉइस्चर, एयर, एसिड्स और अदर केमिकल्स फॉर्मिंग कंपाउंड लाइक रस्ट। वही बता रखा है कि जब ये खराब हो जाता है किसके कांटेक्ट में आके, मॉइस्चर वगैरह से रिएक्शन करा के। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका बच्चों? कोरोजन का। ठीक है, और यहाँ दे भी रखा, आपको दिख रहा होगा, आयरन जब रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ और या वाटर के साथ, आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयन बनाता है। हाइड्रेटेड आयन जो हम लिखते हैं ये है आयरन, ऑक्सीजन और ये वाटर है। तो जब ये रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रेटेड आयन, इसी को हम बोलते हैं Fe2O3.XH2O। यही एग्जांपल किसका है? रस्टिंग ऑफ आयरन का ये फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे, Fe2O3.XH2O। X क्या है? नंबर ऑफ वाटर मोल्स, कितनी मात्रा में वहां वाटर मोल्स लग रहे हैं। जैसे जितनी मात्रा में लगेंगे वैसे वैसे वो खराब होते जाएगा और एक टाइम पे पूरा खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा गेट के नीचे का हिस्सा, देखा कभी? पूरा पूरा टूटा हिस्सा होता है, होल हो जाता है लोहे की गेट में, देखा नीचे से। तो इसका उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा लग रही है। हाइड्रेटेड जो मैं यहाँ बोले ना, हाइड्रेटेड आयरन जो है, यानी उसमें पानी की मात्रा बहुत लग रही है, जिस कारण से क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन ये कर देता है, लेयर बनाता है, लेकिन लेयर बनाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, मात्रा यानी अमाउंट बढ़ता गया वाटर का, तो पूरी तरह से वो एकदम डैमेज हो, पूरा खराब हो जाएगा। और ये बच्चों कोरोजन का कारण क्या था, मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर का, दूसरा ऑक्सीजन का प्रेजेंस, और तीसरा बच्चों बताया था इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सॉल्ट और इन वाटर, यानी कि जो पानी में जो सॉल्ट होता है ना, नमक वाला पानी, समरसेबल वाला पानी जो होती है, इसमें क्या होता है, सब में इससे क्या होता है, आपका कोरोजन प्रोसेस को बढ़ावा मिलता है। अगला बच्चों आपका आता है कोरोजन के टाइप, जैसे मैंने बताया कि रस्टिंग है ना, उसी प्रकार से हम देखा सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर लग जाती है, इसी प्रकार से कॉपर पर बच्चों ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कलर की लेयर लग जाती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि कोरोजन अलग अलग मेटल में अलग अलग फॉर्म में लगता है, लेयरिंग है ना बाहर से। तो क्या क्या बताया कि आपको बताया जो आयरन है उसमें ब्राउन कलर की लेयर, जिसको रस्ट कहते हैं। सिल्वर में कैसा लगता है बच्चों? ब्लैक कलर की लेयर लग जाती है, और कॉपर में मैंने बताया ग्रीन कलर की लेयर आपकी बन जाती है। ठीक, अगला आपका आता है कि अगर हम देखें यहाँ पे कि हम कोरोजन से प्रिवेंट कैसे करते हैं, बचा कह सकते हैं, है ना। प्रिवेंशन क्या क्या है? पहला, पेंट कर सकते हो, ग्रीस कर सकते हो, जिससे क्या होता है, एयर और मॉइस्चर ब्लॉक हो जाते हैं।
गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब किसी मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जिंक, जैसे कोटिंग आयरन विद जिंक के लिए लगा, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीसरा एलोइंग, एलोइंग मतलब दो मेटल को आपस में मिलाकर एक नया, जैसे स्टेनलेस स्टील है ना, जो स्टील की रेलिंग वगैरह आती है, ये सब क्या है, एलॉय है। चौथा आपका आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टिन के लिए लगा देते हैं, टिन है ना, टिन की लेयरिंग कर देते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो कोर्जन क्या है ये बताया, कोर्जन के एग्जाम्पल क्या है ये बताया, कोर्जन का फॉर्मूला बताया, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, Fe2O3.xH2O। फिर बताया कि जो कोर्जन है बच्चों वो किस किस के कांटेक्ट में हो जाता है, ये बातें बताई। उसके बाद बताया कि कोर्जन के टाइप्स क्या है, लेयर कैसे कैसे लगती है, प्रिवेंशन आपको बताया कि प्रिवेंशन 4 आपको बताए हैं। अगला बच्चों सेकंड जो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का वो है रेंसिडिटी, है ना, रेंसिडिटी है, यहाँ एन आएगा, ठीक, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी होती है फूड वगैरह में। आपने देखा हुआ क्या होता है कि जब फूड वगैरह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि यहाँ बता रखा है, रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन बाय फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू एन अनप्लेजेंट स्मेल। यानी कि जब भी कोई क्या होता है, कोई फूड जैसे फैट और ऑयल्स वाले फूड जो होते हैं, जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ना देखा सिल जाते हैं पूरे। आप देखो बिस्किट का पैकेट आप छोड़ दोगे ऐसा, या कोई चिप्स का पैकेट है और चिप्स का पैकेट अगर कहीं से उसमें होल है और उसमें क्या एयर नहीं है, एयर मतलब उसके अंदर क्या होती है नाइट्रोजन गैस, वो सब बाहर निकल गई और उसके बदले में ऑक्सीजन चली गई। ऑक्सीजन में मॉइस्चर होता है, तो जिस चक्कर में क्या होता है बच्चों, उसमें आप देखना उसकी स्मेल और उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस को प्रोसेस को हम बच्चों रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी एक कंडीशन यानी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, फैट और ऑयल वाले जो फूड होते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां बताया कि आखिर इसका टेस्ट वगैरह का चेंज, देखो जो फैट और ऑयल होते हैं ना फूड में, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो प्रोड्यूस करती है पेरोक्साइड्स और एल्डिहाइड्स वगैरह यूज करते हैं ना, प्रोड्यूस करती है, जिस कारण से क्या होता है, स्मेल चेंज होती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर ये पूछे कि बताओ स्मेल और टेस्ट होने चेंज होने का कारण क्या है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होते हैं, पेरोक्साइड और एल्डिहाइड जो है ये कारण है जिस कारण से उस फूड का स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। अगला बच्चों एग्जांपल मैंने बताया कि इसी के अंदर वो चिप्स वाला मैंने आपको बताया ना एग्जांपल, कि चिप्स का पैकेट अगर आप खोल दोगे तो उसमें क्या होता है, आपने कहीं रख दिया, आपने थोड़ा खाया फिर रख दिया, उसके अंदर ऑक्सीजन चलेगी, ऑक्सीजन के जाते ही क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, फिर आपका वही जो मैंने बताया पेरोक्साइड और एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुए, जिस कारण से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गया, ठीक है। अगला बच्चों नेक्स्ट आता है कि आप बचाव कैसे करोगे, प्रिवेंशन कैसे करोगे, बचाव कैसे। तो प्रिवेंशन करने के तरीके हैं कि आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में क्या करो, स्टोर करो इसके अंदर, जिस कारण से लिमिट्स जो है ऑक्सीजन की लिमिट जो है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में जाए या ना के बराबर जाए। एयर टाइट कंटेनर मतलब होता है कि ना के बराबर, ठीक है, या जाए तो बहुत कम जाए जिस कारण से जल्दी से खराब ना हो, जिसमें आपका एल्डिहाइड और मैंने बताया पेरोक्साइड वगैरह फॉर्म ना हो। उसके बाद बताया कि उसमें हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल का भी यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या BHT होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन कहते हैं। तो BHA और BHT हम दो प्रकार के केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं आप ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए या रेंसिडिटी से बचाने के लिए, किसको, फूड वगैरह, ठीक है। या पूछे किस केमिकल का यूज करते हैं बच्चों, तो BHA और BHT। रेफ्रिजरेशन, आपने पता रेफ्रिजरेशन भी करके, यानी कि हम फ्रिज वगैरह में रख देते हैं जिस कारण से रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है। अगला आता है वैक्यूम पैकिंग, यानी कि वैक्यूम पैकिंग पैकेट आते हैं ना पूरे पूरे एयर, मतलब उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती। आपने देखा मीट वगैरह के भी वो आते हैं पूरे पैकेट में आते हैं ना, आप देखा बाहर उसमें देखा पूरे पूरे बिल्कुल कैसे होते, रैप होते बहुत अच्छे से, जिसमें क्या नहीं जाता, थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन एंटर नहीं करती। अगला बच्चों क्या होता है,
फिलिंग फूड पैकेट विद नाइट्रोजन गैस। अभी चिप्स वाले का बताया था कि चिप्स के पैकेट में हम गैस कौन सी डालते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं, जिस कारण से फ्रेशनेस रहती है और किसी कारण से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती, पूरा पैकेट भरा रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा जा नहीं सकती। हाँ, अगर थोड़ा सा भी कहीं से होल हो गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, उसकी जगह पर क्या चली जाएगी, ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन ने एंटर किया उसके अंदर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और पेरोक्साइड बन जाएगा, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगी और आपका पैकेट क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इसमें पूरे चैप्टर के बारे में कि क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई, रिएक्शन की टाइप बताए, है ना, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ में यूज क्या क्या है, ओरिजिन समझाया और बच्चों क्या समझाया, रेंसिविटी। ठीक है।